नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका 9 बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। गुजरात में नर्मदा खतरे के निशाने से ऊपर, मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर रेल यातायात प्रभावित, 1.5 दर्जन ट्रेन रद्द। जहां भगत सिंह ने फेंका बम, आतंकियों ने बरसाई गोलियां, ऐसा है ऐतिहासिक संसद भवन का इतिहास। पूरा समर्थन देंगे भारत में बिजनेस ग्रोथ के प्लान पर फॉक्सकॉन को अश्विनी वैष्णव ने दिया भरोसा। आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इससे अंतरिक्ष के मौसम की जानकारी मिलेगी। आज रात L1 पॉइंट की तरफ निकलेगा स्पेसक्राफ्ट। आखिर नीतीश ने मीडिया के सामने अपने मंत्री के गर्दन क्यों पकड़ी? सामने आया वीडियो। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार रविवार रात नर्मदा नदी का पानी खतरे के निशाने से ऊपर पहुंचने के बाद मुंबई अहमदाबाद मार्ग के वडोदरा खंड में भरूच और अंकलेश्वर स्टेशन के बीच ट्रेन यातायात रोक दी गई। गुजरात के भरूच और अंकलेश्वर स्टेशन के बीच नर्मदा नदी खतरे के निशाने से ऊपर बह रही है। पश्चिमी रेलवे ने सोमवार को ये जानकारी दी कि इस वजह से मुंबई हैदराबाद मार्ग पर ट्रेन की आवाजाही रविवार रात से रोक दी गई है। पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि रविवार रात करीब 11:50 पर पुल संख्या 502 पर नर्मदा नदी का पानी खतरे के निशाने के ऊपर बह रहा है, जिसके बाद मुंबई हैदराबाद मार्ग के वडोदरा खंड के भरूच और अंकलेश्वर स्टेशन के बीच ट्रेन यातायात रोक दी गई है। ठाकुर ने कहा कि नदी का जल स्तर अब खतरे के निशाने से ऊपर है, हालांकि इसमें कमी आना शुरू हो गई है। ठाकुर ने बताया कि बाढ़ के कारण नदी के दोनों छोर पर सभी यात्री ट्रेन और मालगाड़ियों को रोक दिया गया है। ट्रेन में फंसे यात्रियों को जलपान, चाय और पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। ठाकुर ने कहा कि हमारे अनुमान के मुताबिक कुछ घंटों के बाद जल स्तर खतरे के निशाने से नीचे आ सकता है। उन्होंने कहा यात्रियों को ट्रेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं। पश्चिमी रेलवे के एक विज्ञप्ति में बताया कि बाढ़ के कारण मुंबई अहमदाबाद तेज एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस सहित कम से कम 1.5 दर्जन ट्रेन रद्द की गई है। अधिकारियों के मुताबिक रविवार गुजरात को कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे चलते निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है क्योंकि नर्मदा और अन्य नदियां पूरे उफान पर थी। ये वही संसद भवन है जिसका निर्माण भले ही अंग्रेजों ने किया हो, लेकिन उस बहरीत सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। 14 अगस्त की रात को इसी संसद की इमारत में पंडित नेहरू का ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाला ऐतिहासिक भाषण गूंजा। अगर इंडिया गेट से गाड़ी लेकर निकलेंगे तो कुछ ही मिनटों में 3 किलोमीटर का सफर पूरा कर आप इस इमारत के सामने होंगे, जो अब इतिहास बनाने जा रहा है। 144 खंभों पर खड़ी ये गोलाकार संचार सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा है। 96 साल पुरानी इस जगह के कतार में खड़े आखिरी शख्स के हित के लिए कानून बनाए जाते हैं। जहां प्रधानमंत्री बनकर पहली बार नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो द्वार पर सिर झुकाकर माथा टेकते हैं। हम बात कर रहे हैं देश के पुराने संसद भवन की, जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। नई सदी का भारत दुनिया में अपना लोहा मनवाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। हाईकोर्ट सुविधाएं वाली संसद की नई इमारत तैयार हो चुकी है, लेकिन पुरानी संसद उस दौर की गवाह है जब अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर भारत ने आजादी पाई थी। ये वही संसद भवन है जिसका निर्माण भले ही अंग्रेजों ने किया, लेकिन इस बाहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। 14 अगस्त की रात को इसी संसद की इमारत में पंडित नेहरू का ट्रस्ट विद
डेस्टिनी वाला ऐतिहासिक भाषण गूंजा। लाल बहादुर शास्त्री ने इसी संसद में लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ देने की अपील की थी। पाकिस्तानी सेना की करारी हार का खबर इसी लोकतंत्र के मंदिर में इंदिरा गांधी ने पूरे देश को सुनाई थी, जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। वो दौर भी आया जब इसी संसद के ऊपर जैश के आतंकियों ने हमला बोला था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। धारा 370 हटाने से लेकर जीएसटी और न जाने ऐसे कितने कानून यहाँ घंटों की बहस चर्चा के बाद अमली जामा पहनाया गया। दौर था साल 1911 का। भारत पर अंग्रेज हुकूमत थी। तब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कराने का ऐलान किया। तब दिल्ली को डिजाइन करने की जिम्मेदारी आई एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के कंधों पर था। दोनों उस वक्त के ब्रिटेन के नामी आर्किटेक्ट थे। तब काउंसिल हाउस की कल्पना की गई थी, जो बाद में भारत की संसद में तब्दील हो गया। बेकर इस बिल्डिंग को डिजाइन को तिकोना आकार में चाहते थे। उनका कहना था कि इसको रासीना हिल्स के दूर बनाया जाए, जबकि लुटियंस का कहना था कि इसे गोला आकार में मौजूद लोकेशन पर बनाया जाए। अंत में लुटियंस की ही चली थी। इस इमारत को बनाते वक्त 27 फीट लंबे 144 सैंडस्टोन के खंभे बनाए गए। मार्बल और पत्थरों को आकार देने के लिए 2500 राजमिस्त्री बुलवाए गए। जब 6 साल बाद 83 लाख रुपए की लागत से साल 1927 में ये इमारत बनकर तैयार हुई तो देखने वालों की आंख फटी रह गई। भले ही पुरानी संसद इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ये हमेशा बताएगी कि हमने कहां से सफर शुरू किया और आज हम कहां हैं। विली भारत में फॉक्सकॉन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनका बयान विशेष रूप से दक्षिणी राज्य में कंपनी के पर्याप्त निवेश के बाद आया है, जिसने भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित किया है। ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन अगले साल तक भारत में अपना निवेश दुगना करने वाली है। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव विली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में फॉक्सकॉन ने भारत में अच्छा ग्रोथ किया। हम अगले साल आपको एक बेहतर बर्थडे गिफ्ट देने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 73वां जन्मदिन मनाया है। पीएम ने इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने बहुचर्चित यशोभूमि का भी उद्घाटन किया। पीएम ने इस दौरान देश को दुनिया का नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया। पीएम ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत की एक विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन के मौके पर विली ने कहा कि अगले 1 साल के दौरान भारत में रोजगार को दुगना करेंगे, एफडीआई और भारत में अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और पूरी तरह मदद करने का भरोसा दिया। फॉक्सकॉन भारत में लंबे समय से अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी आईफोन बनाती है, कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में और भी कई तरह से बिजनेस है। तमिलनाडु में कंपनी ने 40,000 लोगों को रोजगार दे रखा है। अगले साल तक कंपनी इस रोजगार दर को दुगना करने का पालन करेगी। होनहाई ने 2005 में भारत में प्रवेश किया। वर्तमान में भारत में इसके 9 कैंपस हैं, जिनका कुल आकार 500 फुटबॉल मैदान के बराबर ही अधिक है। कंपनी की भारत में 30 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, जो कथित तौर पर सालाना लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार करती है। कंपनी को खास तौर पर आईफोन असेंबलर के रूप में जाना जाता है। देश भर के राज्यों में अपने त्वरित और आक्रामक निवेशक के कारण लगातार खबरों में रहा। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसरो ने सोमवार को बताया कि स्पेसक्राफ्ट पर लगे सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर यानी स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट के 10 सितंबर को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर दूर एक्टिव किया गया था। डेटा की मदद से सोलार, विंड और स्पेस वेदर के बारे में जानकारी मिलेगी। HTEPS इंस्ट्रूमेंट आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी ASPEX पेलोड का हिस्सा है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे हैं। हर एक सेंसर अलग अलग दिशाओं में निरीक्षण करता है।
और 1 MeV से अधिक एक इलेक्ट्रॉनों के अलावा 20 kV न्यूक्लियॉन से लेकर 5 MV न्यूक्लियॉन तक के सुप्रोथर्मल और एनर्जेटिक आयन को मापता है। इसरो आज स्पेसक्राफ्ट को रात करीब 2 बजे ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में इंसर्ट भी करेगा। इसके लिए यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए जाएंगे। ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंस्ट्रेशन यानी यान की पृथ्वी की कक्षा से लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की तरफ भेजा। यहाँ से स्पेसक्राफ्ट अपना 15 लाख किलोमीटर का सफर शुरू करेगा। ये जनवरी 2024 में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV C-57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 63 मिनट 29 सेकंड के बाद स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के 235 किलोमीटर बाय 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद 4 बार स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर फायर कर उसकी ऑर्बिट बढ़ाई गई थी। इसरो ने 15 सितंबर को रात करीब 2:15 पर चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर हो गई है। इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर हो गई। 5 सितंबर की रात को 2:45 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई गई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर हो गई। पहली बार इसरो के वैज्ञानिकों ने 3 सितंबर को आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर हो गई थी। ये सब तब हुआ जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार से कुछ मीडिया कर्मी सवाल पूछने पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश ने अपने मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ी और उनके माथे को एक पत्रकार के माथे से टकरा दिया। नीतीश कुमार को ऐसा करते देख वहां सभी लोग हंसने लगे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन चर्चा में रहते हैं। उनके कई बयान और उनसे जुड़े वाक्य सामने आते रहते हैं। इसी बीच उन्होंने मीडिया के सामने अपनी ही एक मंत्री की गर्दन पकड़ी। हालांकि ये उन्होंने बहुत ही फनी अंदाज में किया है और इसे देखकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। होता यह है कि नीतीश कुमार अपने मंत्री अशोक चौधरी को उसकी गर्दन पकड़ते हैं और आगे की ओर धकेलते हुए ले जाते हैं। इसके बाद मंत्री की सिर को एक पत्रकार के माथे से टकरा देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान है कि नीतीश ने ऐसा क्यों किया। आइए जान लेते हैं। दरअसल ये पूरा वाक्य पटना में उस समय हुआ जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिवसागर राम गुलाम की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नीतीश कुमार जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने उनके जवाब दिए। इसी बीच उनकी नजर एक पत्रकार पर पड़ी जो टीका लगाए हुए थे। नीतीश तुरंत बोल पड़े कि उनके यहाँ भी एक ऐसा ही आदमी है। फिर नीतीश ने पीछे पलटकर अपने एक मंत्री को ढूंढना शुरू कर दिया। वे मंत्री अशोक चौधरी को तलाश रहे थे जो थोड़ा पीछे रह गए थे। अशोक चौधरी ने भी टीका लगा रखा था। नीतीश ने उसके बाद मंत्री अशोक चौधरी को ही गर्दन पकड़ ली और उनको पत्रकार के आगे कर दिया। अशोक चौधरी की गर्दन पकड़े जाने से वो थोड़ा हिचक जरूर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर जोर से गर्दन पकड़ा और पत्रकार के माथे तक अशोक चौधरी को पहुंचा दिया। इसके बाद पत्रकार और अशोक चौधरी आपस में माथे को टकराए। इस दौरान नीतीश हल्के फुल्के अंदाज में दिखे। उनके इस अंदाज को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। बता दें कि नीतीश कैबिनेट में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के घर में पूजा पाठ करते हैं। उनका भजन कीर्तन करते एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। अशोक चौधरी अक्सर अपने ललाट पर टीका लगाए रहते हैं। सोमवार को जब पत्रकार के ललाट पर नीतीश कुमार ने टीका देखा तो उन्होंने अशोक चौधरी को झट से याद करके आगे कर दिया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।